हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज से हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और नया टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अर्थात वर्ग समीकरण। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि ये वास्तविक बहुपद, सम्मिश्र बहुपद, बहुपद की घात, फिर बहुपद समीकरण, ये सब क्या होते हैं आज हम ये समझेंगे। फिर किसी समीकरण का मूल क्या होता है, मूल अर्थात शून्यक, ठीक है, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, जिसको हम रूट या ज़ीरो या हिंदी में हम उसे मूल या शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे और फिर ये एक सवाल भी हम देखेंगे। तो मान लीजिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रियल पॉलिनोमियल अर्थात वास्तविक बहुपद क्या होते हैं। तो मान लो a0, a1, a2 और ये an तक के अपन लिए हैं, ये मान लो वास्तविक संख्याएं हैं और x कोई वास्तविक चर है अर्थात रियल वेरिएबल है। तब एक यहाँ पे हम f(x) करके कोई एक्सप्रेशन निरूपित करते हैं। f(x) बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर और ये चलते जा रहा है an xn तक, ठीक है। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, इस तरीके का ये जो निरूपण दिखाई दे रहा है, जहाँ a0, a1, a2, an तक के ये सभी वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स हैं और x एक रियल वेरिएबल है, तो ये निरूपण कहलाता है रियल पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो आपको x की अधिकतम घात दिख रही है, ठीक है, अगर यहाँ an जीरो न हो तो फिर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x की अधिकतम घात क्या होगी, n होगी। और उसी अधिकतम घात को अर्थात यहाँ जो n घात हमको दिखाई दे रही है, वो उस बहुपद की घात कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको आगे हम और अच्छे से बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए हमको परिभाषित करना हो सम्मिश्र बहुपद अर्थात कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो वास्तविक बहुपद अभी हमने जो समझा है, रियल पॉलिनोमियल अभी हमने जो देखा, तो इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास पहला पॉलिनोमियल है, देखो आप इसको f(x) से व्यक्त करो, p(x) से, q(x) से, r(x) से, g(x) से, तो ये सभी निरूपण करने के तरीके हैं। जरूरी नहीं है हम हमेशा f(x) से लिखें, तो अपने निरूपित करने का आपका तरीका अलग अलग हो सकता है, आप जिस भी तरीके से निरूपित करना चाहें। तो मान लीजिए मैं दो बहुपद यहाँ पर लिखता हूँ, एक को मैं px नाम दे देता हूँ और वो है, मान लीजिए मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो हमको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि ये जो गुणांक है, ये जो कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है, जैसे x स्क्वायर का गुणांक 4 है, x का गुणांक 2 है, ये 5 है, 5 यहाँ पे अचर पद है, ये सभी वास्तविक संख्याएं हो, ठीक है। और इस तरीके से फिर निरूपण कहलाता है वास्तविक बहुपद। यदि मैं आपसे पूछूं क्या ये बहुपद है क्या, 4x की घात 1/2 धन 3x धन 5, तो ये बहुपद नहीं है। इस बात को आप ध्यान से देखिए। तो आप कहेंगे सर ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि x की घात में 1/2 है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। x कौन है यहाँ पे? x जो है वो चर है। चर की घात में हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। धनात्मक पूर्णांक या यूँ कहिए कि अऋणात्मक पूर्णांक, यानी शून्य पूर्णांक भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे x का घात क्या है, 0 है, तो ये चलेगा। यानी कि यूं कहिए कि पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल हो जाता है ना भाई, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब ही जो है x की घात हो सकता है। तो आप कहेंगे सर x की घात क्या क्या नहीं हो सकता, तो क्या नहीं हो सकता वो भी सुनिए। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल लिखा है 9x की घात -2 प्लस 17x प्लस 5, तो अब हम इसको क्या, आपके पास मान लो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या ये वास्तव में पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का घात हमको ऋणात्मक दिखाई दे रहा है। तो x का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और x का घात भिन्नात्मक भी नहीं होना चाहिए। भिन्नात्मक मतलब ये 1/2, 3/4, 2/3, इसके टाइप का भी घात नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए वो भी सुनिए, पूर्ण संख्या, ठीक है।
पूर्ण संख्या मतलब उसमें धनात्मक पूर्णांक भी शामिल है और शून्य पूर्णांक भी शामिल है, ठीक है। अगर कहीं आपको ऐसा लिखा दिखे एफ एक्स इज इक्वल टू 7, सिर्फ 7 दिख रहा है, एक्स का नामो निशान नहीं है, तब भी वह बहुपद है, तब भी वो पॉलिनोमियल है, क्योंकि वहां पे एक्स का घात 0 है, ठीक है। तो इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। एक्स की घात 0 हो सकता है, एक्स की घात 1 दिख सकता है, एक्स की घात 2, 3, 4, 5, एक्स की घात 5 करोड़ दिख सकता है, लेकिन एक्स की घात -1 या -2 या -3 नहीं दिख सकता। एक्स की घात 1/2, एक्स की घात 2/3, एक्स की घात 5/7 ये सब भी नहीं दिख सकता। एक्स की घातों में भिन्न नहीं होना चाहिए और एक्स की घातों में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स की घात में 0 दिख सकता है, एक्स की घात में धनात्मक पूर्णांक आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को अच्छे से आप नोट कीजिए। बहुपद कब, कौन सी स्थिति में कोई एक्सप्रेशन बहुपद कहा जाएगा और कब नहीं कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बहुपद में यहाँ पे लिखता हूँ 7√x+5, ठीक है, ये छोटा सा लिखा हूँ मैं। तो मैंने कहा मैं बहुपद लिखता हूँ, लेकिन आप बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो उत्तर होगा कि सर ये बहुपद नहीं है। तो क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि x में रूट लगा है, रूट का मतलब वास्तव में क्या होता है, घात में 1/2 होता है। तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। x के घात भिन्न नहीं होना चाहिए। n जो है वो किस में होना चाहिए, n बिलोंग्स टू z प्लस और यूनियन सिंगलटन सेट 0, या यूं कहिए n बिलोंग्स टू w, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। जो n है ना, जो घात में n है, वो पूर्ण संख्याओं में से, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ही शामिल होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लो आपके पास कोई बहुपद ऐसा लिखा है, ठीक है, मान लो जी एक्स कोई बहुपद है और वो लिखा है कि भाई √2x² + 3x + 5। तो ये वास्तव में ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुपद है कि नहीं है? तो ये एक्सप्रेशन बहुपद है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि रूट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा एक्स के घात में रूट नहीं होना चाहिए, ये तो सामने में लगा है ना। गुणांकों में आप रूट लगाओ, माइनस लगाओ, प्लस लगाओ, भिन्न के रूप में ले लो। गुणांक चाहे कैसे भी हो चलेगा, कैसे भी हो मतलब कैसी भी वास्तविक संख्या हो, वो उसमें आप परिमेय ले लो, अपरिमेय ले लो, क्योंकि दोनों ही तो वास्तविक संख्या होती है। तो गुणांकों में आप कुछ भी लेने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन x की घात में आप रूट वाली संख्या नहीं ले सकते, भिन्न संख्या और ऋणात्मक संख्या नहीं ले सकते x की घात में, ठीक है। अन्यथा फिर वह बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसलिए हम जो भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वो बहुपद है कि नहीं है, इस बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हम सम्मिश्र बहुपद अर्थात कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है ये देखने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, सीधी सी बात है, डेफिनेशन इसी तरीके से दी जाएगी। यहाँ पे हमने कहा a0, a1, a2, an सब क्या है, वास्तविक संख्याएं और x एक वास्तविक चर है। अगर ये सब सम्मिश्र संख्याएं हो और x एक सम्मिश्र चर हो तो यही एक्सप्रेशन जो है सम्मिश्र बहुपद कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ 1 + 2yx² + 7ix + 5 - 2y, यानी कि यहाँ पे गुणांक जो है वो आपको सम्मिश्र संख्याओं के रूप में दिखेंगे और x में तो आपको पता है धनात्मक पूर्णांक ही रहेगा, ठीक है। धनात्मक है 0, सॉरी, धनात्मक पूर्णांक, साथ में 0 भी आपको दिख सकता है। मैं बार बार धनात्मक पूर्णांक बस बोल रहा हूँ, धनात्मक के साथ आप क्या शामिल कीजिए, धनात्मक पूर्णांक या शून्य पूर्णांक, ठीक है। इसलिए n बिलोंग्स टू w, n नेगेटिव नहीं हो सकता, बस माइनस नहीं होगा, शून्य हो सकता है। और धनात्मक में कौन सी संख्या है, पूर्णांक वाली संख्या है, भिन्न वाली संख्या नहीं, ठीक है। अपरिमेय संख्या भी नहीं, न रूट चाहिए, न नेगेटिव चाहिए, न फ्रैक्शनल नंबर चाहिए, हमको चाहिए n मतलब घात में केवल केवल और केवल पूर्णांक। कैसा पूर्णांक, अऋणात्मक या ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक बोलते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इस बात को आप याद रखना है। x के घात में नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। चलिए अब बहुपद की घात हम देखते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि बहुपद की घात क्या होता है।
किसी भी बहुपद में x के अधिकतम घात को हम उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 11x के घात 7 + 5 x² + 2। x की अधिकतम घात कितनी है 7, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 7। बहुत सरल सी है बात। चलिए आगे देखते हैं और एक आध और उदाहरण पेश करते हैं आपके समक्ष। चलिए बताइएगा आप, इस बहुपद की घात कितनी है। मान लो मैं लिखता हूँ 7x की पावर में 3 + 11x² + 5√x + 7। इस बहुपद की घात कितनी है बताइए। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो x की अधिकतम घात 3 दिख रहा है, तो इस बहुपद की घात 3। मैं कहूँगा आप पहले चेक कर लो जिसको बहुपद बोल रहे हो बहुपद है भी या नहीं। तो आपको पहले चेक करना है बहुपद है कि नहीं। ये तो था, ये बहुपद नहीं है क्योंकि x में रूट लगा है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, जब बहुपद नहीं है तो उसकी घात बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। घात तो हम तब बोलेंगे जब वो बहुपद होगा, तो बहुपद ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इस बात को, हाँ अगर ये रूट नहीं रहता तो ये बहुपद होता, और x की अधिकतम घात 3 होने के कारण इस बहुपद की घात 3 हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे। तो बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं कुछ और बातें। आप बताइए हमें, मान लो f(x) बराबर लिखा है 3x + 7। इस बहुपद की घात कितनी है 1, क्योंकि x की अधिकतम घात 1 है तो बहुपद की घात 1 होगा। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद या उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। याद रखियो इस बात को। 9x² + 20x + 5। इस बहुपद को गौर से देखिए, इस बहुपद की घात कितनी है 2 घात है। ठीक है, इस बहुपद की घात 2 है तो इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जैसे मान लो मेरे पास कोई बहुपद है 7x³ + 11x + 3, बहुपद की घात 3। इसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। वैसे 4 घात वाले बहुपद को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, चतुर्घात बहुपद बोलते हैं, फिर पंचघात बहुपद, ऐसे करके आगे घातें होती जाती हैं और ये सब आपको जानना है। और अब अपन आगे बढ़ते हैं। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, अच्छा ऐसा भी बहुपद होता होगा ना जिसकी कोई घात नहीं होती होगी। मान लो मैं f(x) बराबर 5 लिख दिया। अब आप कहेंगे सर इसमें तो x दिख ही नहीं रहा है, इसकी क्या घात होगी। तो जब x आपको न दिखे उस समय x की घात 0 समझना, और वो 0 घात का बहुपद है, उस बहुपद की घात 0 है, और ऐसी स्थिति में वह बहुपद कहलाएगा अचर बहुपद अर्थात कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखियो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, सबसे पहले हम रूट्स ऑफ एन इक्वेशन के पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ते हैं। देखो अभी हम इतने सारे बहुपद पढ़ रहे थे। देखो मान लो f(x) आपके पास बहुपद है 9x², 5x + 7, कुछ भी कोई भी बहुपद, कोई भी बहुपद लिख लो आप। अभी ये बहुपद है जिसको अपन f(x) से निरूपित किए। अगर मैं f(x) बराबर 0 रखूं अर्थात 9x² + 5x + 7 बराबर 0 रखूं तो ये हमारा बन गया समीकरण। मतलब समीकरण बनाने के लिए कुछ नहीं, बहुपद के बराबर में 0 रख दो, अब समीकरण बन गया। समीकरण मतलब अपने आप में एक सवाल हो गया। वो समीकरण मतलब अब आपको सॉल्व करना है और अज्ञात राशि अर्थात वो जो वेरिएबल है x उसका मान निकालना है। समीकरण हल करने का मतलब वही होता है कि अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। ठीक है, उसी को हम समीकरण हल करना कहते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखियो। समीकरण मतलब बहुपद बराबर 0, बहुपद का जो एक्सप्रेशन है उसको इज इक्वल्स टू आपको 0 रखना है। अब हम देखते हैं रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन देखते हैं अब हम। तो मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद है x² + 5x + 6। ठीक है, अब x का ऐसा कोई मान सोचना है आपको जिसको इसमें रखे जाने पर, x की जगह रखे जाने पर इस बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है ना भाई, x का आपको ऐसा कोई मान सोचना है। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन के रूप में लिखना चाहूँ तो मुझे इज इक्वल्स टू 0 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन बन गया।
अब आपको x का कोई ऐसा मान सोचना है जिसको यहाँ रखे जाने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए अर्थात संतुष्ट हो जाए, अर्थात यहाँ x की जगह रखने के आने पर वो मान जब इसको अपन सॉल्व करें तो जीरो के बराबर आ जाए, ठीक है, जो इसको पूरा जीरो बना दे, ठीक है। तो वही x का मान जो है वो इस समीकरण का मूल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आप -2 रख के देख लीजिए, रख के देखो ना, x की जगह -2 रख के देखो, -2 का वर्ग 5 गुणित -2 प्लस 6, 4 और 6 10, 10 - 10 0। तो ये यहाँ पे रखे जाने पर इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात जीरो ला रहा है, बराबर में भी जीरो है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि -2 इस समीकरण का एक मूल है, और इसका एक और मूल है -3 भी इसका एक मूल है। -3 भी रख के देख लो आप, -3 का वर्ग 9 6 15 और 5 के 15 -15 जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों इसके मूल हैं और इसका मूल नहीं निकल सकता। किसी भी समीकरण की जितनी घात होती है, x के अधिकतम घात को ही उस समीकरण की घात कहते हैं, जितनी घात होती है ना अधिकतम उसके उतने मूल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखो। n घात का समीकरण n मूल रखता है तो 2 घात का समीकरण 2 मूल रखेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन जो हमने नीचे लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, यदि ABCD बिलोंग्स टू R, अर्थात ABCD क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं तथा वो इस प्रकार है कि A छोटा, B उससे बड़ा, C उससे बड़ा D, तब समीकरण इतने के मूल काल्पनिक हैं या बराबर हैं या वास्तविक हैं और दोनों मूल भिन्न भिन्न हैं और A और B के मध्य हैं, या फिर वास्तविक हैं और दोनों मूल अलग अलग हैं और A और D के मध्य हैं, ये हमको बताना है। इस सवाल को हल करने से पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण के बारे में पढ़ते हैं जो समीकरण के होते हैं। तो वो गुण देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई समीकरण है जिसको आपने f(x) नाम दिया हुआ है, इधर कुछ कुछ लिखा हुआ है a0 a1x a2x स्क्वायर, ऐसे इस टाइप से कोई समीकरण लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। और आपने x के स्थान पर a रखा, यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ a रखना है और उसको सॉल्व किया और पता चला कि सर fa जब हम लोग निकाल रहे हैं तो ये शून्य से बड़ा आ रहा है अर्थात धनात्मक आ रहा है। दूसरी ओर मान लो आपने यहाँ पे x के स्थान पर b रखा, दोनों ओर x के स्थान पर b रखा, यहाँ जब आपने रखा फिर उसको सॉल्व किया, आपको मान लो ऐसा लग रहा है, ऐसा पता चल रहा है कि सर f का मान मान लो नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, एक बात की बात, या फिर ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आना चाहिए, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों का जब आप गुणा करेंगे ना तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो एक धन है एक ऋण है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ऐसी स्थिति में आप देख लो यहाँ पे इनको बना करके, मान लो एफ धनात्मक है, ये एफ हो गया धनात्मक है करके ऊपर उसको ऊपर बनाया, और एफ भी मान लो ऋणात्मक है, इसको मैं नीचे बनाऊंगा। और बहुपद फलन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, अर्थात एफ ए और एफ बी के बीच कोई भी कभी भी वक्र टूटेगा नहीं, अर्थात आप इसको मिला सकते हो। जब आप इसको इससे मिलाओगे कहीं भी ये वक्र ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि बहुपद फलन सदैव क्या होते हैं, बहुपद फलन सदैव क्या होते हैं, संतत होते हैं, संतत मतलब कंटिन्यूअस, तो इनका वक्र जो होता है हमेशा चलता है, कहीं रुकता नहीं है। और एफ ए धनात्मक है और एफ बी का ऋणात्मक है, एक ऊपर एक नीचे रहेगा, दोनों को मिलाओगे तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ये एक्स अक्ष को काट के ही जाएगा, बिना एक्स अक्ष को काटे इनको आप मिला नहीं सकते, और जहाँ पे एक्स अक्ष को काटेगा वहीं पे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, और जहाँ पे एक्स अक्ष को काटेगा वही मान, एक्स का वही मान उस बहुपद का क्या कहलाएगा, उस समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा, मूल, ठीक है, अर्थात उसका रूट कहलाएगा। तो आप कहेंगे सर आप यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं, तो बताना हम वही चाह रहे हैं कि अगर मान लो दो ऐसे वैल्यूज हैं ए और बी कि एक पर उस बहुपद का मान धनात्मक और एक पर ऋणात्मक आता है, तो निश्चित रूप से उस बहुपद का कम से कम एक मूल उन ए और बी के बीच में रहेगा। समझ में आया मैं क्या बोला, अगर मान लो ए और बी ऐसे कोई दो राशि है जिन पर फंक्शन की वैल्यू, मतलब उस बहुपद की वैल्यू, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू का जो साइन रहता है, साइन मतलब कि जो चिन्ह है वो अगर अपोजिट है, तो निश्चित तौर पे उस समीकरण का जब हम लोग उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख करके जब उसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे तो उसका जो रूट रहेगा कम से कम एक रूट उसका ए और बी के बीच अवश्य मिलेगा, इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। रियल रूट की बात चल रही है यहाँ पे, वास्तविक मूलों की बात चल रही है, कम से कम एक वास्तविक मूल उसका ए और बी के बीच रहेगा।
तो आप कहेंगे सर ये तथ्य इस सवाल के लिए उपयोगी है। जी हाँ, उपयोगी है, तभी आपको यह बताया गया है। अब देखिए कैसे उपयोगी है। देखो आपके पास जो समीकरण दिया वो क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस 2 × x-b x-d बराबर 0। ठीक है, इसको मैं एफ एक्स नाम दे देता हूँ। चलो आप एक बात बताओ, एफ ए ज्ञात करो, एफ ए ज्ञात करो। एफ ए अगर अपन ज्ञात करते हैं ना, तो एफ ए एक्स के स्थान पर ए रखो तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये बस बचेगा 2 एक्स के स्थान पर ए, यहाँ पे भी एक्स के स्थान पर ए। अब आप देखो ये जो आपको दिया गया है, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, डी, सबसे छोटा ए है। ठीक है, अर्थात ए माइनस बी हो रहा है, ये ए माइनस बी मतलब छोटे में बड़ा घट रहा है, तो छोटे में बड़ा घट रहा है तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी छोटे में बड़ा घट रहा है तो नेगेटिव आएगा, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव का गुणा होकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0। एफ ए ग्रेटर देन 0 अभी आपको मिला है। चलो एफ बी प्राप्त करो। एफ बी प्राप्त कैसे करेंगे, एक्स के स्थान पर बी रखेंगे, रख दीजिए एक्स के स्थान पर बी, बी माइनस ए हो गया, एक्स के स्थान पर बी माइनस सी हो गया, यहाँ पे एक्स के स्थान पर बी रखोगे, बी माइनस बी खत्म, ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब बी माइनस ए देखो, बी बड़ा है ए छोटा है, तो ये मेरे को धनात्मक मिलेगा। बी माइनस सी छोटे में बड़ा घट रहा है, तो ये मेरे को ऋणात्मक मिलेगा, तो धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा होगा तो ऋणात्मक आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ये आपको समझ में आ रहा है ना क्यों लेस देन 0 हो रहा है। देखो बी माइनस ए है, यहाँ पे बी बड़ा दिख रहा है ए से, तो बड़ी राशि में छोटी राशि के घटाने पर ये धनात्मक मान प्रदान करेगी। बी माइनस सी, सी बड़ा है बी से, तो छोटी में से बड़ी घटाने पर ऋणात्मक मान प्रदान करेगी, तो धनात्मक मान और ऋणात्मक मान के बीच में गुणा है, तो ओवरऑल माइनस आएगा। चलो अब आप क्या रख के देखो, पता है, अब आप डी रख के देखो, डी रख के देखो क्या होगा, बताओ डी। तो जब डी रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी माइनस ए, डी माइनस सी, और डी रखने से ये नष्ट हो जाएगा। अब डी माइनस ए को देखो क्या है, ये डी बड़ा है, डी माइनस ए धनात्मक, डी माइनस सी धनात्मक 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 हो जाएगा पूरा। अब देखो एफ ए हमको मिल रहा है ग्रेटर देन 0, एफ बी मिल रहा है लेस देन 0, दोनों के चिन्ह विपरीत है, मतलब कम से कम एक मूल ए व बी के बीच है, एक मूल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मूल ए व बी के बीच हमको मिल गया। एफ बी का मान ऋणात्मक मिल रहा है, एफ डी का मान धनात्मक मिल रहा है, मतलब एक मूल बी और डी के बीच भी है ना, एक मूल बी और डी के बीच भी है, एक मूल ए और बी के बीच और दूसरा मूल बी और डी के बीच, बी और डी के बीच है ना भाई दूसरा मूल। देखो ना यहाँ पे एफ ए का मान धनात्मक, एफ बी का मान ऋणात्मक, विपरीत चिन्ह हो गए, यानी एक मूल ए और बी के बीच, एफ बी का मान ऋणात्मक, एफ डी का मान धनात्मक, यानी एक मूल बी और डी के बीच, यानी टोटल देखा जाए तो ए और डी के बीच हमको दो मूल मिल रहे हैं, वो भी दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग इसलिए क्योंकि एक ए और बी के बीच मिल रहा है और दूसरा बी और डी के बीच मिल रहा है, मतलब दोनों अलग अलग है, और ओवरऑल दोनों ए और डी के बीच में है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। वास्तविक है दोनों मूल, दोनों अलग अलग हैं और ए और डी के मध्य हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल बना। आज हमने बेसिक चीज़ों को देखा, आपको समझ में आ गया होगा बहुपद क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, बहुपद में x की घात क्या क्या हो सकती है। बहुपद में x की घात नॉन नेगेटिव इंटीजर अर्थात शून्य घात हो सकता है और धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। क्या नहीं हो सकता x की घात में, x की घात में ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती और कोई भी प्रकार की भिन्नात्मक संख्या नहीं हो सकती, और ऋणात्मक संख्या या भिन्नात्मक संख्या या अपरिमेय संख्या, ये सारी चीज़ें गुणांक के रूप में हो सकती हैं। x का जो गुणांक है उसमें ये हो सकता है क्योंकि वो वास्तविक संख्या है। a0 a1 a2 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, तो आप रियल पॉलिनोमियल तैयार करेंगे। और अगर ये इनको आप सम्मिश्र तक जाने की अनुमति देते हैं, यानी कि अगर आप ये सम्मिश्र संख्याएं लेते हैं इनको, तो जो बहुपद तैयार होगा वो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसको आप ध्यान रखें। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, x की अधिकतम घात को अपन डिग्री बोलते हैं। एफ एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन तैयार होगा। x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो वह इस समीकरण का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा या शून्यक कहलाएगा, या इंग्लिश में इसको रूट या जीरो भी बोलते हैं। जीरो मतलब ये जीरो नहीं, जीरो मतलब जीरो, जैसे बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है,
तो रूट या शून्यक को ही अपन क्या बोलते हैं, जीरो। ठीक है, उसके बाद ये सवाल हमने देखा। अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आते हैं या आए होंगे तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो मतलब जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए जब मैं वीडियो सीरीज़ बना रहा था तो अभी कुछ दिन से वो नहीं बना पा रहा था। उसका कारण वही है, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी कि सर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो। तो उसका कारण यही है कि ठीक से रिस्पांस नहीं आ रहा था आप लोगों के द्वारा। वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ऐसे में अगर फीडबैक अच्छा ना मिले तो एक हमको एक प्रेरणा नहीं मिल पाती कि हम किस तरह से उत्साहित हों। उसके लिए कारण होना ज़रूरी है। इसलिए अ, अब देखिए, तो आप कहेंगे सर फिर आपने आज क्यों बनाया। तो हम मन हमारा हमेशा एक जैसा रहता नहीं है। अब आज मुझे लगा कि चलो फिर से बना लेना चाहिए, हो सकता है मन फिर टूट जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लगातार बने, मेरा मन कभी ना टूटे इसको बनाने से, तो उसके लिए आपको भरपूर वीडियोस को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए दोस्तों के साथ। मतलब उसके उससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा और हम लगातार ऐसे ही आपके पास इन वीडियोस को बिल्कुल बहुत मेहनत करके हम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से शेयर करें, अच्छा रिस्पांस करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उससे हमको पूरा विश्वास होगा कि आप हमसे कनेक्ट हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप रेगुलर हमारे वीडियोस बराबर देख रहे हैं और शुरू से आखिर तक आप देख रहे हैं। ऐसा हमें भली भांति विश्वास हो जाएगा। तो कमेंट अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।